नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड के शीतकालीन सत्र के अंदर धर्मांतरण कानून को सरकार ने पास कराया। धर्मांतरण कानून में संशोधन कर सरकार ने उसे मजबूत करने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। उत्तराखंड में तमाम हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण की पैठ बढ़ाई जा रही थी, जिस पर सख्त कार्रवाई के लिए हमारी सरकार ने इस कानून को पास किया है। बहुत पहले से चूंकि धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक घुन की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सजा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य न कर पाए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर इस प्रकार की चीजें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, इसलिए हम कड़ा कानून उस पर बना। राज्य की सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इस कड़ी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के अंदर महिलाओं, आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा यानी महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 प्रस्तुत किया है। इसमें महिलाओं को सीधी भर्ती में 24 जुलाई 2006 तक 20% और इस अवधि के बाद 30% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ऐसा कर सरकार ने प्रदेश में राज्य गठन के बाद क्षैतिज आरक्षण के आधार पर कोई महिला कर्मियों की नियुक्तियों को सुरक्षित रखने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सीएम धामी ने कहा है कि हमारी सरकार महिलाओं के उत्थान को लेकर लगातार काम कर रही है। हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, SLP हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में दूसरे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हो गई। सदन के दूसरे दिन विधानसभा के अंदर विपक्ष रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार का घेराव करती हुई नजर आई। इसके अलावा विपक्ष के विधायकों ने उनके सवालों पर मिल रही मंत्रियों के जवाबों से संतुष्ट न होने की बात कही। कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि सरकार की मंत्री विधायकों के जवाब संतोषजनक नहीं है और 30% महिला आरक्षण कानून बनाए जाने पर महिला विधायकों ने सरकार का धन्यवाद भी किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों ने विधायक निधि के GST पर सवाल खड़े भी किए हैं। शासनादेश कुछ योजनाओं में नहीं हुए हैं, जिसमें जिस तरह उन्होंने कहा था कि 2013 के तर्ज में हम देंगे। तो आप अक्सर अगर जाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों में तो पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भाई मकान किसी और का होगा, जमीन किसी और का होगा। और विशेषकर जहाँ पर हमारे जनजातीय एरिया है, बॉर्डर एरिया है, चाहे चमोली का हो या इधर नेपाल बॉर्डर पर आप टनकपुर खटिमा की ओर ही ले लीजिए, तो वहाँ पर क्या है कि सरकारी भूमि में अक्सर मकान बने, क्योंकि माइग्रेशन के गाँव है। हमारे जो ऊपर गांव में मकान है वो जो है अपनी भूमि पे है, नीचे जब हम लोग गरम घाटी की ओर आए हैं तो सरकारी भूमि पे है, जिसके कारण लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, विधायक निधि का जहाँ तक सवाल है, कल माननीय विधायकगणों ने सभी, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सबने एक आवाज़ में कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि जो विधायक निधि में GST 18% कट रहा है उसमें करीबन 65 से 68 हज़ार रुपये तक लाख रुपये तक ये खर्चा बैठ रहा है, जबकि 375 लाख रुपये विधायक निधि। तो ये कहा है कि या तो GST से मुक्त रखा जाए या विधायक निधि कुछ बढ़ाया जाए।
तो इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें जरूर विचार करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद इसमें डिसीजन लेके देखिए, मैं लगातार पिछले 8 सालों से सवाल लगा रही हूँ, लेकिन अभी भी कल भी माननीय मंत्री जी मुझे कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज, एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज बनना संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि दोहरी नीति अपनाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से कोटद्वार में 2 मेडिकल कॉलेज सरकार खोल रही है, इसी तरह से इनकी मंशा नहीं है कि हरिद्वार में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएँ। तो अगर मेडिकल कॉलेज भगवानपुर में बन जाता तो निश्चित रूप से कोरोना काल में उससे काफ़ी मदद प्रदेश की, और क्योंकि प्रदेश इसलिए कह रही हूँ कि यूपी से लगता हुआ हमारा प्रदेश है, यूपी के बहुत सारे गाँव आसपास के पड़ते हैं, उन लोगों को भी निश्चित रूप से इस मेडिकल कॉलेज का लाभ। कल से सदन प्रारंभ हुआ और बहुत सारे मुद्दों को हमने सदन में उठाने का प्रयास किया। कानून व्यवस्था जिस तरीके से प्रदेश की ध्वस्त है, उस पर जो है सरकार का जो जवाब आया है, मैं समझता हूँ कि तमाम उत्तराखंड के लोग सरकार के जवाब से निश्चित रूप से संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आज जो है यूकेएसएससी नौजवान साथियों का प्रश्न सदन के अंदर उठेगा, ये भी आपका, और उसको हम प्राथमिकता के आधार पर सदन ये उत्तराखंड राज्य महिलाओं की अस्मिता पे बना है। मुजफ्फरनगर कांड की अगर आप लोगों को याद होगी, तो अगर मुजफ्फरनगर कांड नहीं होता और हमारी महिलाएं संघर्ष नहीं करती तो शायद ही उत्तराखंड राज्य मिलता। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब पहले भी जो है आरक्षण दिया गया और इस समय भी आरक्षण से हमारी महिलाओं के आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं, और आज मैं देखती हूँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में महिलाएं बहुत आगे हैं। वहीं प्रदेश में विधायक निधि से जीएसटी खत्म करने की मांग को लेकर विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की। इस पर विधायकों ने सीएम धामी से मुलाकात की और जल्द ही निर्णय लेने का आग्रह किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने विधायकों से हुई जीएसटी कटौती विधायक निधि में इस्तेमाल के दौरान आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस विषय पर विभाग से राय देने के लिए कहा गया है। सभी विधायकों ने और सभी सम्मानित नेतागणों ने मुझसे बात की है। इस संबंध में हम लोग सकारात्मक रूप से बात करके फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें हम लोग रास्ता निकालेंगे। और अब खबर रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ से, जहां पर प्रशासन और वन विभाग की ओर से तुंगनाथ घाटी के बुग्यालों में अवैध रूप से संचालित 50 से ज्यादा टेंट ढाबे संचालकों को नोटिस दिया गया है। बता दें आपको कि तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों में अवैध अतिक्रमण अभी भी बरकरार है। तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों के चारों तरफ फैले बुग्यालों में अतिक्रमण के नाम पर अवैध खनन और वृक्षों का कटान हो रहा है, जिससे कि पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा है। बता दें कि प्रशासन की ओर से साल 2018 में तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों पर अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण को हटाने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन प्रशासन के फरमान जारी होने के बाद भी अतिक्रमण जारी रहने से प्रशासन और वन विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। लक्ष्मण नेगी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि ऊखीमठ से जहां प्रशासन और वन विभाग की ओर से तुंगनाथ घाटी के बुग्यालों में अवैध रूप से संचालित 51 टेंट ढाबे संचालकों को नोटिस थमाया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों पर विगत कई वर्षों से लगातार श्रम्य मखमली बुग्यालों में अतिक्रमण होने से जहां बुग्यालों की सुंदरता गायब हो रही है, वहीं ढाबों और टेंटों के निर्माण के लिए अवैध खनन जारी है, अवैध वृक्षों का पातन जारी है। प्रशासन द्वारा जो वर्ष 2018 में टेंट संचालकों को तुंगनाथ घाटी के यात्रा पड़ावों और श्रम्य मखमली बुग्यालों को खाली करने का फरमान तो किया गया था। उस दौरान कुछ टेंट संचालकों द्वारा बुग्यालों में संचालित टेंटों को हटा तो दिया गया था, मगर वर्तमान समय में लगातार बुग्यालों में अतिक्रमण जारी है। विगत दिनों प्रशासन द्वारा 51 टेंट संचालकों को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 51 व्यवसायियों को टेंट हटाने की फरमान तो जारी की गई थी, मगर फरमान जारी नोटिस जारी होने के बावजूद भी श्रम्य मखमली बुग्यालों में लगातार अतिक्रमण जारी रहने से प्रशासन और वन विभाग की कार्यप्रणाली कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और अब खबर ऋषिकेश से, जहां पर गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा बस ट्रांजिट कैंप के भवन का निरीक्षण किया है। इस दौरान गढ़वाल आयुक्त ने चारधाम यात्रा 2023 के लिए काउंटर और अन्य कार्यालय बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों और संस्था को निर्देश दिए हैं। वहीं गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों से काम की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली है। गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों को ट्रांजिट कैंप के पास अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही लावारिस वाहनों को थाने में पहुंचाने को कहा है। और अधिक सुगम करने के लिए ये यात्रा का जो कार्यालय है उसको यहाँ एक टर्मिनल के रूप में डेवलप किया जा रहा है ऋषिकेश में, ताकि जो पूरी चारधाम की यात्रा है उसका संचालन इसी से होता है। और वर्तमान में सभी कार्यालय अलग अलग चल रहे हैं, तो सबको एक जगह इकट्ठा करके और यहाँ से यात्रा के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। तो पहले भी मैंने इस स्थल को देखा था, तो आगे और इसमें कार्य में प्रगति लाई जाए और किस प्रकार इसका उपयोग होना है इस विषय में। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत गंगा को स्वच्छ करने के लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन धर्म नगरी हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी योजना पर पलीता लगा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से हरिद्वार सती गंगा घाट नहर को बंद किया गया, जिस कारण वहां गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता संजय गुप्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पर जमकर लताड़ लगाई। इस दौरान अधिकारियों ने बजट का रोना रोकर गोलमोल जवाब दिया। मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री संजय आर्य जी के पिताजी की 13वीं थी राधा कृष्ण मंदिर में, तो उसके बाद जो है सैकड़ों हमारे वरिष्ठ लोगों ने दिखाया गंगा जी में कितनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मुझे बड़ा धक्का लगा। हमारी सरकार जो है गंगा की स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता के लिए इतना कुछ कर रही है, और ये स्थानीय ये एसडीओ एक्शन जो यूपी कैनाल के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, लेकिन लोगों के आक्रोश को बढ़ता देख उन्होंने कहा कि कल बुधवार से 10 बजे से हम गंगा में सफाई का अभियान शुरू करेंगे। ये तो हमारे उच्च अधिकारी बेहतर बता पाएंगे जी, क्यों नहीं करा पा रहे आप उनसे ये क्यों नहीं हो पा रही। आपको आज बुलाया गया विधायक जी? हाँ, तो हमने अपना प्रावधान सब कुछ भेजते हैं वहाँ से, जैसे भी निर्देश मिलते हैं, हम एक छोटे से वो है अधिकारी उसके हिसाब से काम होता है। आप यहाँ पहुँचे, किस तरह की गंदगी देखी है आपने, किस तरह का वो है यहाँ पर? दूसरा, इस वाले जो एस्केप को, इसका प्रावधान ही नहीं है बंद होने का, क्योंकि इससे मेन नहर कंट्रोल होती है। इसको बंद कर देंगे। इस समय हम 2-3 दिन कैसे चलाने का बहुत ज्यादा तैयारी है। नहर में भी हो रहा है। क्या कारण है इसको आपको जो बंद करने? गेल की पाइपलाइन को क्रॉस करना था, वो क्रॉस हो रही है, इस वजह से इसे बंद करना पड़ा। सती घाट की बात नहीं, हर की तो ये मैं थोड़ी करूंगा। जो ऊपर से हमने प्रस्ताव भेजे थे, वहाँ से जो अनुमति मिलती है उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। अच्छा, यहाँ कब तक आप सफाई करा देंगे इस घाट की, क्योंकि बद से बदतर हालत? मैं इसी से बात करता हूँ उच्च अधिकारियों से, उनकी अनुमति लेके अभी बात कर। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में बस संचालन की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जय हो छात्र संगठन के छात्र रात भर चौरासा स्थित यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस पर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान छात्रों ने चौरासा पुल के पास विश्वविद्यालय की तरफ जाने वाले सभी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्राओं ने मांग पूरी न होने पर दीक्षांत समारोह में जाने वाले सभी वाहनों को रोकने की चेतावनी भी दी है। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को, हमारे ग्रुप से जब अमन पवार इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में यूआर बना था, 19 तारीख को हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पष्ट रूप से ये बोल दिया था कि 29 तारीख तक अगर आप हमें बस का रास्ता नहीं देते हैं तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। जिसके अनुरूप आज हमने विश्वविद्यालय प्रशासन का जो ये रास्ता है हमने बंद कर दिया है। तमाम प्रोफेसर, तमाम कर्मचारी उसी तरीके से जाएंगे जिस तरीके से बच्चा पैदल धूल मिट्टी खाते हुए जाता है, उसी तरीके से सब लोग जाएंगे और जा भी रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन इस संबंध में वार्ता कर रहा है कि वहाँ पे जो है फिजिबिलिटी रोड की क्या है। वहाँ पे 3 चीज़ें मुख्य हैं। एक तो वहाँ पे स्टीप स्लोप है, दूसरा जो है वहाँ पे जो है नेहरू है, रोड जो है बिल्कुल संकरी है, तीसरा जो है वहाँ पे जो है एक कर्व है। 3 चीज़ें बहुत डेंजरस हैं वहाँ पे। तो इनका जब निराकरण हो जाएगा, इसको जो है जो विभाग जो है जैसे रेलवे जो है काम कर रहा है, तो उसको जो है लिंक करने के बाद जो है वहाँ पे ये सुविधाएँ हो सकती है कि रोड को खोल दिया जाए। विश्वविद्यालय सोच रहा है, रेलवे से बात करेगा, आरटीओ से बात करेगा,
कि यहाँ पे जो है रोड सैंक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, आने आवागमन के लिए बस के लिए आवागमन के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सब तमाम पहलुओं में बात होगी। क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादा प्रेशर जो है टू व्हीलर का रहता है, सभी छात्रों के पास, कर्मचारियों के पास और सभी के पास जो है, शिक्षकों के पास जो टू व्हीलर है आने जाने के लिए, तो बहुत प्रेशर रहता है वहाँ पे और काफ़ी जो है कई लोग जो है वहाँ पे गिर भी जाते हैं। कि श्रीनगर से और चौरास पुल तक अगर बस आती है, रास्ता हमारे पास है, तो ये बस जो है चौरास परिसर के अंदर तक क्यों नहीं जाए। ये बात उस दिन हमारी मैडम से हुई थी, तो उसके बाद मैडम ने कहा था हम इस बात पे बात करेंगे आगे, हम इसके बाद BWD वगैरह इन सब से बात करेंगे, आपने RTO वगैरह से बात करेंगे, रास्ता क्या लगेगा। हमने कहा ठीक है मैडम आप बात करिए, लेकिन आपने अगर एक मुद्दा हमारा सॉल्व किया तो दूसरे पे आप लोगों ने बात की। नशा तस्कर के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत गदरपुर पुलिस ने एक व्यक्ति से 1.25 किलो चरस बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि गुलर भोज रोड अंडरपास के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में आते देखकर रोका गया। अभियुक्त ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार महोदय द्वारा 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के उद्देश्य पर श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा जनपद में हर जगह पर अवैध स्मैक की रोकथाम के लिए हर थाना क्षेत्र में जो है टीमें गठित की गई हैं, जिसमें कल दिनांक 28/11/2022 को लगभग रात्रि 10:30 बजे SO गदरपुर के निर्देशन में SI गौरव जोशी जो गदरपुर क्षेत्र में जो है वो वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो गुलर भोज रोज अंडरपास के पास में एक अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र नन्हे निवासी थाना दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर एक स्कूटी से वो जा रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वो भागने लगे, तो हमारी टीम ने उनका पीछा किया तो वहीं पर उसको पकड़ लिया गया। उसकी तलाशी लेने पर स्कूटी के डिग्गी के अंदर से 1 किलो 54 ग्राम जो है वो चरस पकड़ी गई। उधम सिंह नगर में एक आशिक को अपनी प्रेमिका से मिलना भारी पड़ गया। इस दौरान युवक के साथ उसकी प्रेमिका के घर वालों ने जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। हालांकि ये मारपीट का वीडियो बीते 26 नवंबर का है। वहीं पीड़ित ने मामले में पुलिस को तहरीर भी सौंप दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने पिटाई का वीडियो पुलिस को दिखाया, जिसके बाद SP सिटी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और मुकदमा दर्ज कर लिया। गया जहीर अहमद इनका नाम है और इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि एक अन्य व्यक्ति के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है और एक वीडियो इनके द्वारा दिखाया गया है, तो उस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उसको थाना टानकमथा भेजा गया और इस प्रकार के जो भी सोशल मीडिया पे जो भी घटनाएं इसमें प्रसारित होती हैं उसका संज्ञान लेके उसमें विधिक कार्रवाई की जाती है और इसमें भी जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से, क्योंकि मामला 3 महीने पुराना। खबर बाजपुर से, जहां पर पश्चिम बंगाल में 1811 मीडियम रेजिमेंट में तैनात बाजपुर के गांव थापक नगला निवासी सैनिक का शव घर पहुंचा, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ सैनिक को अंतिम विदाई दी गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम थापक नगला निवासी प्रकाश सिंह भारतीय सेना के 1811 मीडियम रेजिमेंट में तैनात थे, जिसकी बीते 2 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में तैनाती की गई थी। वहीं शनिवार देर रात जवान प्रकाश सिंह की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसके चलते प्रकाश सिंह की मौत हो गई। प्रकाश सिंह की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मंगलवार को मृत सैनिक प्रकाश सिंह का शव सेना के जवानों द्वारा मृत सैनिक के घर में लाया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे बाजपुर विधायक अरविंद पांडे ने मृत सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं इसके उपरांत सैन्य सम्मान के साथ मृत सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। और खबर रामनगर से, जहां पर पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर AK शुक्ला ने मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव के साथ इज्जत नगर मंडल के नव विद्युतीकरण रामनगर काशीपुर कटघर मुरादाबाद रेलखंड का ट्रेन से गहन किया और विशेष निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने कटघर से रामनगर तक गति परीक्षण भी किया। इस निरीक्षण के बाद
इस खंड में इलेक्ट्रिक रेल गाड़ियों का संचालन शुरू किया जाएगा। बता दें कि इस विद्युतीकरण से मंडल में डिजिटल उपयोगिता में कमी आएगी और रेल राजस्व की भी बचत होगी। सरकार जनता द्वारा कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी ने पहल करते हुए सोमवार शाम को गढ़कोट ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय डाबरी में रात्रि चौपाल लगाई। करीब 3 घंटे चली चौपाल में जिलाधिकारी ने प्रत्येक ग्रामीण की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं की जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान रात्रि चौपाल से ग्रामीण गदगद हैं। उन्हें उम्मीद है कि जिलाधिकारी के आने से उनकी समस्याओं को जल्द समाधान और निस्तारण होगा। वहीं इस दौरान डीएम ने ग्रामीणों के साथ बैठकर रात्रि में भोजन भी किया। इसमें आज गढ़कोट में हमने रात्रि चौपाल लगाई और इसमें 35 से ऊपर जो समस्याएं आई, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई थी, वो बहुत अच्छा फैक्टर था और बहुत सारे गांव वाले। तो मेन जो समस्या है, जो गाय पालन से बहुत लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, तो गौशाला प्रमुख तौर पे एक समस्या है। जो गौशाला बहुत लोगों के पास कम है। 15 से 20 जो लोग हैं उनके पास मकान नहीं है रहने को और कहीं और वो रह रहे हैं। किसी का सूची में नाम है, वेटिंग लिस्ट में नाम है और किसी का वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। तो उनके संबंध में भी चर्चा की गई और बहुत लोगों की स्वास्थ्य समस्या जो है, बहुत लोगों ने इलाज कराए हैं पीलीभीत, बरेली और भी अन्य जगहों पे। उनका रेम्यूनरेशन का, किसी का 2 लाख खर्चा हुआ है, किसी का 3 लाख, किसी का 60,000, किसी का 40,000। तो उनमें कैसे उनकी सहायता की जाए। कुछ तो हम रेड क्रॉस सोसाइटी जिले से ही कर देंगे जो छोटे अमाउंट से, और जो बड़े अमाउंट है उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष में प्रेषित करेंगे। सर, ये हमारे पंचायत में का सौभाग्य है जो पहली बार जो है ऐसी डीएम साहब हमारे यहाँ आए, लोगों की समस्या सुनी और इसका समाधान करने का जो है प्रक्रिया आगे चलाई जाएगी। हमारे गाँव वालों को जरूर लाभ मिलेगा और हमारे गाँव का विकास होगा। जो भी अधूरी योजना है वो पूरी होंगी और जो भी लोगों की आशा है वो जो है आगे होंगी। प्रधान जी, कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आपने रखी हैं? सर, यहाँ की जो है मेन समस्या खेतीबाड़ी और दुग्ध पालक महिलाएं जो हैं इनकी हैं, और जो है सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है और खेल मैदान है मेन यहाँ के बच्चों के लिए खेलने के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।